net operating income approach, which is covered under what? Capital structure irrelevant theory. It's a part of what? Capital structure irrelevant theory. And this theory is suggested by whom? Duran David. Duran David for capital structure. And according to this theory, net operating income approach theory, what is said? That capital structure decision is independent. What capital structure decision is independent to the valuation of the company. Capital structure decision is what? Independent to the valuation of the company. It means whatever combination of debt and equity will be there, finally your weighted average cost of capital will remain same. That is why it is known as capital structure irrelevant theory. What? Capital structure irrelevant. Okay. And beta, it's simple. What? Net income approach पढ़ा ना, बस याद रखना. It is an opposite. It is opposite to that approach. It is opposite to that of net income approach. Net income approach में क्या था? Change in debt and equity combination क्या करता था? Market value of the company को affect करता था. Here ऐसा कुछ भी नहीं. यहाँ आप कितना भी डेट चेंज कर रहे हो, फाइनली जो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी है, फाइनली जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो रिमेन सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू हिज थियरी, दैट इज डूरन डेविड. रियल लाइफ में चेंजेस हो सकता है, बट इसके थियरी के हिसाब से अपने को देखना है. इसने जो लॉजिक दिया है उसके हिसाब से बोला है कि चेंज नहीं होगा, वो फाइनली रिमेन सेम होगा. ठीक है. सो सी व्हाट इज गिवन. इट इज अज्यूम दैट WACC is unchanged. इसने अपना एनालिसिस किया, रिसर्च किया. अकॉर्डिंगली इट इज अज्यूम दैट WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अनचेंज. वो फाइनली चेंज होने वाला नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ डेट. आप कितना भी लेवल ऑफ डेट बढ़ाओ. अभी देखो नेट इनकम अप्रोच में क्या था, अगर डेट बढ़ाओगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी भी बढ़ेगा, राइट. इधर ऐसा नहीं है. आप डेट इंक्रीज कर रहे हो, वो डेट इंक्रीज करो, कुछ भी करो, फाइनली सब कुछ सेम रहने वाला है. और इसमें मेन किसके ऊपर फोकस किया? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. डेट बढ़ा रहे हो, राइट है. डेट बढ़ाओगे तो पता है ना आपका इंटरेस्ट राइज होगा, इंटरेस्ट पेमेंट राइज होगा. बट क्या बोलता है ये थियरी, क्या बोलता है? अगर आपने डेट बढ़ाया, लेवल ऑफ डेट इंक्रीजेस, लेवल ऑफ डेट इंक्रीजेस, विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑल्सो. अगर लेवल ऑफ डेट इंक्रीज करोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क इंक्रीज होगा. इसके थियरी के हिसाब से वो बोल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन, राइट. सो इंक्रीज इन डेट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, विच इंक्रीजेस फाइनली, विच इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. तो फंडा क्या बोल रहा है बेटा कि आपका जो इंक्रीज इन लेवल ऑफ डेट है, दैट इज ऑफसेट बाय इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. Increase in level of debt is offset by increase in cost of equity capital. तो offset हो गया ना, तो फाइनली offset होगा तो बचेगा क्या? चेंजेस कुछ नहीं आएगा. तो इसलिए फाइनली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अनचेंज, राइट. दैट इज व्हाई इट इज अज्यूम्ड दैट WACC इज अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ डेट. ये याद रखना, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है. अंडर द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इट इज अज्यूम्ड दैट what unchanged, yeah, weighted average cost of capital unchanged irrespective of the level of debt. True or false? दिखा देने का true, that's it. बराबर है. And it is opposite to that of net income approach. ये भी याद रखना बेटा, it is opposite to that of net income approach. और इसका फंडा, इसका लॉजिक, इसने जो रिसर्च एनालिसिस किया उसके बेसिस पे क्या बोला उसने कि अगर इंक्रीज इन डेट हो रहा है, if increase in debt is there, डेट इंक्रीज हुआ तो that increases what increases the risk of equity shareholder. और अगर रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज होगा तो फंडा क्लियर है बेटा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल राइज हो जाएगा, राइट है कि नहीं. तो इसलिए बोल रहा है कि इंक्रीज इन डेट इज ऑफसेट बाय इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. डेट का लेवल इंक्रीज हो रहा है, बट दैट इंक्रीज इन डेट इज ऑफसेट बाय इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. बताया ना, इसके थ्योरी के हिसाब से अगर डेट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज होगा ड्यू टू रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर राइजेस, राइट. सो इंक्रीज इन डेट इज ऑफसेट बाय इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ड्यू टू विच व्हाट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रिमेन्स सेम. जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट है या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट विल रिमेन सेम.
तो ये फंडा मेन याद रखना, उसके रिसर्च एंड एनालिसिस के बेसिस पे। देखो इस थियरी है डूरन डेविड का नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो थियरी दिया है उसके हिसाब से अपने को फॉलो करना है। हमको पता है कि लाइफ में ये चेंजेस हो सकता है, राइट, बट वो आपकी थियरी है। वो जब आप बड़े बन जाओगे फिर आप थियरी देना, आपकी बुक में छपेगी, हमारी भी छपेगी फिर, राइट। अभी फिलहाल जिसकी छप चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, उसकी पढ़ना है और एग्जाम में आएगा तो वो हिसाब से करना है, राइट। तो देयर आर कॉन्ट्रोडिक्शंस आल्सो है, मालूम पड़े तो देखो, याद रखना, समझ गया ये, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ नेट इनकम अप्रोच। और याद रखना, इट इज अज्यूम दैट WACC इज अनचेंज irrespective of the level of debt. Why? Increase in debt increases risk of equity shareholders, which increases cost of equity capital. और उसका लॉजिक क्या था कि डायरेक्टली उसने क्या बोला बेटा कि इंक्रीज इन डेट, इंक्रीज इन लेवल ऑफ डेट इज ऑफसेट बाय इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दैट इज व्हाई वो ऑफसेट हो गया तो बचा क्या, जीरो। मतलब जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जैसा पहले था वैसा अभी भी रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट थियरी, याद रखो। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट थियरी। मींस कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए बट आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इररिलेवेंट है ना बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट है, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल रिमेन सेम। दैट यू हैव टू रिमेंबर इट एवरीवन। ओके, सो दिस इज व्हाट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ओके, अब बेटा ठीक है, इसने अपनी थियरी दिया तो कुछ एजम्पशंस भी होगा इसका, बेसिक एजम्पशंस। सो व्हाट आर दोस बेसिक एजम्पशंस? हाय, अरे भाई कौन सा बेसिक एजम्पशंस है, इसने क्या बेसिक assumptions दिया है, that we have to see now. See, so what are the basic assumptions of net operating income approach? So under this theory, right, net operating income approach, there are three basic assumptions. Remember it everyone. सबसे पहला basic assumption क्या बोल रही है कि जो WACC है वो कांस्टेंट रहेगा, और रहेगा ही ना, उसका थियरी है बेटा, उसका assumption है। उसने तो डायरेक्टली बोला है सब कुछ कि इंक्रीज इन लेवल ऑफ डेट इज increase in level of debt is offset by increase in cost of equity. That is why offset हो गया तो weighted average cost of capital will remain same. So that is the first basic assumption of his theory, that weighted average cost of capital remains same. Weighted average cost of capital means what? It demystify, making clearer what? Overall capitalization rate. It is also known as overall capitalization rate denoted by KO. KO, right? Okay, so first basic assumption is weighted average cost of capital remain constant. Secondly, no tax. यहाँ जो भी थियरी है टैक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसलिए देखो सम करते टाइम पे कभी भी आपको टैक्स नहीं दिखा है। देन थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन भी आपने देख लिया इंट्रोडक्शन में कि इंक्रीज इन डेट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड अल्टीमेटली इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यस, वो उसका assumption है, ऐसा होना चाहिए। उसने बोला है ये मेरा assumption भाई, इसके assumption के बेसिस पे मैंने अपनी थियरी दी है, दैट्स इट, तो होना चाहिए। So increase in debt, increase in the level of debt, which increases risk of equity shareholder, ultimately increases cost of equity capital. So finally, increase in the level of debt is offset by increase in the, ये word याद रखना बेटा, ये बहुत important word है इसके theory के according. Increase in level of debt is offset by increase in cost of equity. That is why finally overall capitalization rate will remain same. Got it? So this is theory and will be asked in exam for 8 marks. तो इधर से लिखना है बेटा आपको, स्टार्टिंग से यहां से लेके टिल assumptions तक दिखाना है। और अगर जिसको स्टेप दिखाना है वो दिखा देगा तो वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, राइट है। स्टेप मतलब ये अपना स्टेप जो इसने स्टेप्स दिया डूरन डेविड के हिसाब से नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का स्टेप, वहां भी किया था ना नेट इनकम में, सेम इधर भी है। बट इसके स्टेप में देखो क्या है, इसके स्टेप में मेन फोकस आपका किस पे है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, राइट। सो दिस स्टेप लिख दोगे थियरी में, बेस्ट है, राइट है, मालूम पड़ा। और नहीं लिखा तो फिर ठीक है, जैसा पूछा रहेगा, स्टेप्स तो पूछा नहीं है बट लिख दिया तो बेटर ऑप्शन। नाउ सी, अब दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग आवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो सबसे पहले आ जाओ, स्टेप देखो सब लोग, स्टेप बाय स्टेप देखो। सी व्हाट इज गिवन हियर,
स्टेप्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सी ध्यान देना, इसमें मेन क्या है अपना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेन स्टेप इज फॉर व्हाट, steps to calculate cost of equity or what, equity capitalization rate. Simple. What steps to calculate cost of equity or equity capitalization rate under net operating income approach. And net operating income approach is a what, it's a part of capital structure irrelevant theory. याद रखना, कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट थियरी का एक इंपॉर्टेंट थियरी है ये, बराबर है, पॉइंट है. सो आ जाओ, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट. नाउ वी विल सी स्टेप बाय स्टेप. सी अब ये स्टेप सब लोग याद रखना, माइंड में फिट रख लेना अपने, क्योंकि ये स्टेप याद है तो आपका 15 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता. और ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का ज्यादा आता है एग्जाम, राइट है. तो सी सबसे पहले वही है बेसिक ईबीआईटी. यहाँ ईबीआईटी को आप नेट ऑपरेटिंग इनकम के बेसिस पे एज्यूम कर सकते हो. दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सिंपल. सेकेंडली डब्ल्यूएसीसी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, वो दिखा दो. देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी. व्हाट बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी. Total value of the company means V. Total value of the company means what? V. So value of the company, total value of the company is equal to what? What? Total value of the company is equal to, simple formula is there. What is the formula? That is net operating income or EBIT. EBIT divided by KO. याद रखना, total value of the company का formula क्या है? How to calculate total value of the company? To calculate total value of the company, what you have to use the formula EBIT divided by KO. EBIT जो भी है divided by KO कर दो, you will get the total value of the company. अभी देखो मेन पर्पस इधर क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना. तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए कैसा स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं. टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी आ गया आपका. नाउ व्हाट यू विल गोइंग टू डू, उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी में से डेट माइनस कर दो. वैल्यू ऑफ डेट माइनस करो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा. दैट्स इट. So less market value of debt. If debt, market value of debt is not given directly, so what you will going to do? अगर डायरेक्टली नहीं दिया तो क्या करेगा बेटा? सिंपल सा फंडा वही, राइट. इंटरेस्ट अमाउंट, वॉट एवर इंटरेस्ट अमाउंट इज देयर, डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लो. दैट्स इट. इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट करो, यू विल गेट योर आंसर मैन, आंसर. दैट इट, याद रखना. सो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी निकाल लिया. अब कॉमन सेंस है, V माइनस डी करेगा तो क्या बचेगा? S. अरे मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी में से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपने माइनस किया, व्हाट, आउट ऑफ दिस. ठीक है. सो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी में से इफ यू हैव डिडक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, देन व्हाट यू विल गेट? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. अरे तो बहुत सिंपल है, सिंपल है ही, राइट. सो मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी है, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस करो तो यू विल गेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, which is denoted by what? S. Symbolically denoted by what? S. Right? Clear? The points inculcated on your mind. Okay. So market value of equity. Now market value of equity के लिए formula देख लेना, V minus D. That's it. बेटा अब market value of equity आ गया ना, you got market value of equity. अब अपना मेन पर्पस क्या है? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट. तो चलो वेरी सिंपल. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए सबसे पहले अर्निंग निकाल लो. अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, जिसको यहां हम लोग बोलते हैं नेट इनकम. तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? ईबीआईटी. दिस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटा दो. ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटा दो तो अपने को क्या मिल जाएगा? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. है कि नहीं? टैक्स तो है ही नहीं इधर, टैक्स का तो इन्वॉल्वमेंट ही, देयर इज नो टैक्स. प्रेफरेंस डिविडेंड का भी सवाल ही नहीं उठता, राइट. सो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए सिंपल कैलकुलेशन, दैट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करो. अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया ना. देन फाइनली कैलकुलेट योर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज KE. अब हाउ टू कैलकुलेट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट? याद रखना, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी.
बराबर है, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर लिया ना, तो कंपनी को कितना पे करना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज व्हाट, राइट? सो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू व्हाट, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कितना इक्विटी शेयर होल्डर ने अर्निंग किया, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू कितना है इक्विटी का, इंटू 100 कर दो। इंटू 100 क्यों किया, बिकॉज वी वांट आंसर इन परसेंटेज, दैट्स इट, इंटू 100 कर दिया, बराबर है। सो दैट इज व्हाट फाइनल। देखो अपना मेन पर्पस क्या था, स्टेप्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, देख रहे हैं आ गया ना। तो इसके लिए ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, देन यू विल गेट योर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट अकॉर्डिंग टू हिज थियरी, डूर एंड डेविड थियरी, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये स्टेप दिखाना है आपको, डायरेक्ट भी हो सकता है बट स्टेप आपको शो करना है, राइट है कि नहीं? तो याद रखना सब लोग, everyone have to keep it in your mind, these all are the steps. What are the steps? First EBIT, then KO दिया रहेगा क्वेश्चन में, और KO इस थियरी के बेसिस पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, आप अगर कुछ भी चेंज करोगे, लेवल ऑफ डेट में चेंज करोगे, तो फिर भी अगर इधर KO 10% है, तो आफ्टर लेवल ऑफ डेट चेंज करने के बाद, आफ्टर चेंजिंग दैट, वो फाइनली आपका सेकंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 10% ही होगा, राइट? दैट इज व्हाई इट इज व्हाट इज assumption is what that is WACC remains constant, समझा कि नहीं? तो चेंज वाला सम भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल ही तो है, ठीक है? हाँ, और कल वाला सम थोड़ा बड़ा सम रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, आज अपने को इसके बेसिस पे, थियरी के बेसिस पे बेसिक सम लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा स्टेप समझाएगा, ठीक है? सो वो बेसिक सम 8 मार्क्स में आ सकता है। फिर उसका टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे निकाला, EBIT डिवाइड बाय KO, राइट? दैट इज ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। देन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट अगर नहीं दिया है तो इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन फाइनली वी गॉट व्हाट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू V minus D। देन अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, व्हाट बेटा, अर्निंग फॉर व्हाट, इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज नेट इनकम। हाउ टू कैलकुलेट इट, that is EBIT minus interest. By earning for equity, you want to calculate earning for equity shareholder, then EBIT minus interest karo, khatam. Then equity capitalization rate finally. So equity capitalization rate finally find out karne ke liye, equity capitalization rate is also known as what, cost of equity. याद रखना बेटा, it is also known as what, cost of equity, and the formula is what, earning for equity shareholder divided by market value of equity into important. See, net operating income is given, basic question is there, net operating income 10 lakhs, KOA is what, 14%, debt is given, that is market value of debt is 40 lakhs, it is directly given. Cost of debt means, cost of debt मतलब जो interest का cost है, that is 16%. Now with this formula, with this information, what you have to calculate, you have to calculate what, equity capitalization rate. For that you have to follow the formula, yes, and steps. So calculate equity capitalization rate following net operating income approach. Following what, net operating income approach. So this is very common beta, what we have to calculate, computation of equity capitalization rate. We have seen the sum, right? So computation of equity capitalization rate. So format is simple, step, that is number, particulars and rupees. Now let's start with first step. That is first step is what, start with what, EBIT. And here in the given question, that is EBIT is what, net operating income is given. So net operating income, or we can say that EBIT. What beta, EBIT. Now what is net operating income, that is amount is what, 10 lakhs. So write down here 10 lakhs. Okay. Now after net operating income approach, what is the next step, that is KO. KO is given, that is overall capitalization rate. So second, that is WACC. What beta, WACC, that is weighted average cost of capital, or it is also known as overall capitalization rate. Overall, खाली WACC लिखा तो फिर भी चलेगा, ब्रैकेट में KO डाल देना, राइट?
rate, that is KO, right? So KO, चलो बोलो कितना है 14%. Okay, so this is what 14%, or we can write it as 0.14. 14%, or we can write it as what 0.14. It's very simple. Now after that, what we have to calculate? Yes, total value of the company. So total value of the company, which is symbolically denoted by what beta? V. Symbolically it is denoted by what? V, total value of the company. So formula is what? You all know the formula for total value of the company is equal to simple formula, that is NOI. NOI matlab EBIT. EBIT divided by what beta? EBIT divided by KO, that is overall capitalization rate. Overall capitalization rate or weighted average cost of capital, that you have to remember it. ठीक है, सबका इसमें जो भी है सबका शॉर्ट फॉर्म सिंबॉलिकली क्या बोलते हैं उसको देखो, थियरी में दिया मैंने, थियरी में. चलो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. एनओआई आपका कितना? 10 लाख डिवाइड बाय केओ इज 0.14. सो क्या आंसर आ रहा है? यस, वेरी गुड, आई कैन सी द आंसर्स. वेल डन आर्यन, मानव, मिनल, निशा, वेरी गुड बेटा. सो 71,42,857. चलो ये तो नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गया, इसको लाइन कर दिया. मेन अपना टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी 71,42,857. शाबाश, I can see many answers now. Very good, very good all. Tanashri, Shreya, Nisha, Minal, Aryan, Manav, very good beta. Okay, chalo. Now after that, total value of the company. Now what we have to do? We have to deduct what? Market value of debt. What we have to deduct? Market value of debt. So come on, let's deduct it. Market value of debt, that is D. Market value of debt. But market value of debt is given directly. It is given in the question, that is 40 lakhs. You can see that market value of debt is given directly. So no need to use formula, that is amount of interest divided by rate of interest. No need to use your formula. Directly you can write market value of debt, that is 40 lakhs. So this is what 40 lakhs. 40 lakhs. Now beta, you all know that total value of the company minus market value of debt. ये minus करने के बाद what you will get? You will get market value of equity. Yes. So come on everyone. Market value of equity. 40 lakhs. Then we will get market value of equity, that is number 5th. Market value of what beta? Equity, which is denoted by E. Sorry, market value of equity is denoted by S, right? Market value of equity. So market value of equity formula everyone knows, that is V minus D. Okay, so market value of equity, which is denoted symbolically denoted by S, and the formula is what? V minus D, that is value of the company, total value of the company minus what? Market value of debt. Yes, I can see the answers. Very nice beta, everyone. Very good. Means 31,42,857. Okay, so 31,42,857. Step by step you have to solve it.
So total value of the company is denoted by what? Symbolically denoted by V. याद रखना. Market value of debt is denoted by D. Market value of equity is denoted by S, like shareholders equity. Okay. So इधर S में क्या हो गया? Like shareholders equity. Whose? Equity shareholders. चलो, अब ये market value of equity भी हो गया. Now earning निकाल लो. क्या निकालो? Earning. 6-1 earning. Earning for equity shareholders. Earnings for what? Equity shareholders. Earning for what, beta? Equity shareholders. And you all know that how to calculate earning for equity shareholder formula. Everyone knows that is NOI. NOI या फिर EBIT, या इसको क्या बोलते हो आप? EBIT. EBIT minus interest. EBIT minus interest. Okay, so आ जाओ, use it. Now NOI is what? NOI. हाँ, अच्छा, सबसे पहले everyone put your attendance. Everyone first put your attendance. Come on, attendance डाल दो सब लोग बेटा. चलो, तो NOI EBIT आपका तो पता ही है बेटा, आपको 10 lakhs है. This is 10 lakhs minus interest. अभी इंटरेस्ट कितना आएगा? आ जाओ, नॉर्मल कैलकुलेशन क्या है इंटरेस्ट के लिए? इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना आपका? 40 lakhs, राइट? तो 40 lakhs. Now interest cost is what? 16%. 16% ही है ना? Yes, 16%. ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? नॉर्मली इधर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ. So 10 lakhs minus 40 lakh का 16%. Yes, 6,40,000. 6,40,000. वेरी गुड बेटा. 6,40,000. चलो, 6,40,000 आ गया. ओके, तो इससे ये मालूम पड़ गया what you get, that your earning for equity shareholder 10 lakh minus 6,40,000 will come 3,60,000. 3,60,000 will be the earning for equity shareholder. Okay, now finally what we have to calculate? Final answer, cost of equity capital, that is equity capitalization rate. Equity capitalization rate, which is denoted symbolically by KE. So formula everyone knows, that is what? Net income या अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी लिखना है लिख सकता है. ठीक है, तो नेट इनकम, राइट, और अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. व्हाट? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by what? Yes, S. S means shareholder equity into 100. तो चलो, नेट इनकम कितना आया था अपना? 3,60,000 डिवाइडेड बाय S कितना है? S 31,42,857 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? यस, 11.45. 11.45%. 3,60,000 डिवाइड बाय 31,42,857 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो. ठीक है, 3,60,000 अपना ये आ गया, डिवाइड बाय 31,42,857 into 100. That's it. So this is what equity capitalization rate. Correct? तो यहाँ अपना सम हो गया, फिनिश. So this is what cost of equity, that is 11.45. And this step everyone have to remember it, practice at home, right? So remember it everyone. So equity capitalization rate, net income या earning for equity shareholder भी बोल सकते हैं आप. Okay, divided by S, that is equity value, that is market value of equity. Okay, multiplied by